बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इट्स हार्म्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। प्यारे बच्चों, एक सेल उसकी एक अपनी दुनिया है और सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। उस मेम्ब्रेन से अंदर का इन्वायरमेंट और है और बाहर का इन्वायरमेंट और है। अब सेल ने अपने बाहर के इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करना होता है, चीज़ों को लेना भी है और वापस भी करना है, और अपने आप को एक ख़ास नैरो रेंजेस के अंदर लिमिटाइज करके रखना है, क्योंकि वो सेल है, वो इंसान नहीं है कि जिसने बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाना है, लिमिट एक्सीड कर दे जानी है, इंतहाई लेवल पे चले जाना है, ठीक है, एक्सट्रीम लेवल पे चले जाना है, या अगर परहेज करनी है तो बहुत ही ज़्यादा करनी है। तो सेल अपने आप को विद इन नैरो रेंजेस अपने इन्वायरमेंट को मेंटेन करता है। सेल की ये खासियत है। इसके लिए सेल को क्या करना पड़ता है, मेम्ब्रेन का सहारा लेना पड़ता है, जिससे चीजें सेल के अंदर और सेल से बाहर जाती हैं। अब प्यारे बच्चों, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म की जरूरत क्यों पड़ती है? सबसे पहला है होमियोस्टेसिस। वही बात कि सेल अपने आप को लिमिटाइज करके रखेगा विद इन नैरो रेंजेस टू गेट न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स लेगा किसके लिए? ग्रोथ के लिए, डिवीजन के लिए। इसी तरह से अगर वो न्यूट्रिएंट्स ले रहा है तो उनका वेस्ट भी बनेगा। तो सेल अपनी बॉडी से, यानी कि सेल बजाते खुद अपना वेस्ट जो है वो भी क्या करता है? रिलीज करता है। और सेल क्या करता है प्यारे बच्चों? कम्युनिकेट करता है दूसरे सेल्स के साथ और अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ, जिससे वो क्या करता है? रिस्पॉन्स शो करता है। अब ये वो तमाम तर फैक्टर हैं कि जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म की जरूरत पड़ती है। हमारे पास ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के बेसिक दो जो है ना वो पाथवेज हैं, एक है या टाइप्स हैं, एक है पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरी है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में नो एनर्जी, नो एटीपी, एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट यहां पर एटीपी जो है ना वो चाहिए होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है वो आप कह सकते हैं डाउन हिल, यानी कि मॉलिक्यूल्स का अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आना, ये चीज क्या कहलाती है? पैसिव ट्रांसपोर्ट कहलाती है। अब जब पैसिव ट्रांसपोर्ट है तो प्यारे बच्चों, देयर इज नो नीड ऑफ एनर्जी। इसके लिए एनर्जी की जरूरत नहीं होती, एटीपी की जरूरत प्यारे बच्चों नहीं होती। पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर फिर फर्दर इसकी कैटेगरीज हैं, जिसमें पहले नंबर पर आता है डिफ्यूजन, दूसरे पर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और तीसरे पर क्या आता है? ऑस्मोसिस। वैसे तो ये एक एक डेफिनेशन है, लेकिन इसमें बहुत बड़े कॉन्सेप्ट्स छुपे हुए हैं अगर आप उनको वन बाय वन देखते हैं तो। सबसे पहला हमारे पास आता है डिफ्यूजन, डिफ्यूज कर जाना। डिफ्यूजन से मुराद क्या है? फॉर एग्जांपल आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, या आपके पास क्या है? ऑक्सीजन है, या आपके पास कोई लिक्विड मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, तो ये चीज क्या कहलाती है? डिफ्यूजन कहलाती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आपके पास एक परफ्यूम की बोतल है, आप उसके ऊपर जब उसको प्रेस करते हैं, परफ्यूम ज्यादा जो खुशबू है वो कहां पर है? बोतल के अंदर है। जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो उसमें से परफ्यूम निकलता है और पूरे कमरे में खुशबू फैल जाती है, वो डिफ्यूज कर गई है। इधर उनको जहां जहां स्पेस मिलती है कमरे में, वहां वहां वो फैल जाते हैं। इसी तरह से कमरे के बाहर बरामदे में जरा कम खुशबू, उसी तरह से जो सहन है उसमें कम खुशबू, या गैरेज के अंदर कम खुशबू जाती है। रीजन क्या है? कि वो आहिस्ता आहिस्ता डिफ्यूज होती जा रही है। इस अमल को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। तो नॉर्मली जब हम ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं, तो उसके रिजल्ट में ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन इन जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आउट आती है। तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन होता है कि वो डिफ्यूज कर जाते हैं। इसी तरह से बहुत सारे आयंस होते हैं, जैसा कि हमारी बॉडी में पोटाशियम आयंस होते हैं प्यारे बच्चों। ये भी क्या करते हैं कि सेल से आउट या इन कैसे हो सकते हैं? डिफ्यूजन के थ्रू। तो ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, उसके लिए जो है ना वो ये प्रोसेस इस्तेमाल होता है, और ये डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, हाई से लो की तरफ जाते हैं विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। ये क्या कहलाती है? पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर डिफ्यूजन कहलाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। व्हाट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन? इसको कोई ना कोई फैसिलिटेट कर रहा है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर होगा प्यारे बच्चों जो क्या करता है?
मॉलिक्यूल्स को सेल के बाहर से अंदर लाने में। फॉर एग्जांपल ये सेल मेम्ब्रेन है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, तो ये सेल का इंटरनल इन्वायरमेंट है और ये सेल का आउटर इन्वायरमेंट है। ये एक मॉलिक्यूल है, इसने सेल के अंदर जाना, ये वैसे नहीं जा सकता, तब तक नहीं जा सकता जब तक कि ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक प्रोटीन नहीं है। तो ये प्रोटीन इसके पास, ये वाला मॉलिक्यूल आएगा, प्रोटीन इसको क्या करेगी, सेल के अंदर लाने में हेल्प करेगी। लेकिन याद रखिएगा प्यारे बच्चों, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, हाई कंसंट्रेशन से, ये भी क्या है, हाई कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल्स का लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना होता है बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। देख लें यहां पर प्रोटीन क्या कर रही है, ट्रांसपोर्ट कर रही है, तो दीज आर कॉल्ड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन और वी कैन से कैरियर प्रोटीन। अब ये जो कैरियर प्रोटीन्स होती हैं जितनी ज्यादा होंगी उतना फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का रेट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आर रेट ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कैरियर प्रोटीन। एक मेम्ब्रेन के अंदर जितनी ज्यादा कैरियर प्रोटीन्स होंगी वो मॉलिक्यूल्स उतने ही ज्यादा सेल्स के अंदर जाएंगे या सेल से बाहर आएंगे। ये चीज क्या कहलाती है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और ये मेम्ब्रेन जो होती है ये ट्रांस मेम्ब्रेन, यानी कि ये जो प्रोटीन होती है ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, यानी कि मेम्ब्रेन के आर पार या मेम्ब्रेन के अंदर मूव कर सकती है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। मजीद जब आगे या बल्कि आप वो सेल मेम्ब्रेन वाला टॉपिक खोलें तो आपको वहां पे ये मिल जाएंगी। तो इस तरह से ये कैरियर प्रोटीन मॉलिक्यूल को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने में, सेल के आउटसाइड टू इनसाइड लेके जाने में हेल्प करते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल आपके पास है प्यारे बच्चों, चैनल प्रोटीन्स एंड कैरियर प्रोटीन्स। व्हाट इज चैनल प्रोटीन? चैनल आपको पता है जैसे टनल होती है, ठीक है, उसका गेट होता है, और कुछ ऐसी टनल्स होती है जिनका गेट नहीं होता, यानी कि आप दरवाजा खोलते हैं, आप एक दफा उनको जाने देते हैं, फिर दरवाजा बंद कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसी टनल्स होती हैं वो हर टाइम खुली रहती हैं, ठीक हो गया। तो इस तरह से दो तरह के यहाँ पर चैनल होते हैं, चैनल प्रोटीन्स। एक होते हैं गेटेड चैनल प्रोटीन्स और एक होते हैं नॉन गेटेड चैनल प्रोटीन्स। जो गेटेड चैनल प्रोटीन्स होते हैं प्यारे बच्चों, ये किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? फॉर एग्जांपल आपके पास है सोडियम आयंस हैं, पोटाशियम आयंस हैं, कैल्शियम आयंस हैं, उसके बाद क्लोराइड आयन है। तो इन आयंस की मूवमेंट के लिए ये जो आपके पास गेटेड और नॉन गेटेड चैनल्स को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक हो गया। इसमें जो नॉन गेटेड के लिए है वो है पोटाशियम आयन। पोटाशियम आयन मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये नॉन गेटेड से मुराद है ये टनल्स या ये जो चैनल प्रोटीन है ये हर टाइम ओपन रहती है। जो गेटेड है ये कभी कभी इसकी जरूरत पड़ती है तो उसको ओपन कर लिया जाता है, जब वो काम हो जाता है तो फिर इसका दरवाजे क्या कर दिए जाते हैं, बंद कर दिए जाते हैं। तो इस तरह से सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम एंड क्लोराइड आयंस वगैरह को सेल के बाहर और अंदर लाने में ये हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों यहां पर आता है हमारे पास एक्वापोरिन। एक्वापोरिन प्रोटीन्स कहां पर मौजूद होती हैं? नेफ्रॉन का जो लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग लिम्ब होता है ना, यहां पर ये एक्वापोरिन प्रोटीन्स होती हैं जो कि यहां से लूप ऑफ हेनले से वाटर को बाहर निकालने में क्या करती हैं, हेल्प आउट करती हैं, ठीक है। यहां पर इसके अंदर से, सॉरी, ये लूप ऑफ हेनले है ना, ये ऐसे करके, ठीक है, तो इसके अंदर से वाटर को बाहर निकालने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। दीज आर कॉल्ड एक्वापोरिन। और ये एक्वापोरिन भी क्या है, चैनल प्रोटीन्स हैं, या हम कह सकते हैं कि ये आपके पास गेटेड प्रोटीन। एक्वापोरिन्स आर बेसिकली गेटेड प्रोटीन्स के जब जरूरत होगी वाटर को बाहर निकालना तब ही निकाला जाएगा, अदरवाइज वाटर वहां से नहीं निकल पाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैरियर प्रोटीन्स। कैरियर प्रोटीन्स क्या करती हैं, वही ऊपर जो मैंने आपको बताया, ये एक मॉलिक्यूल है, इसको ये अपने साथ अपने अंदर लेकर आएंगी। इनके अंदर कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होंगे, इनकी जो केमिस्ट्री है, जो इनका स्ट्रक्चर है 3 डायमेंशनल, वो चेंज होगा और अल्टीमेटली इस मॉलिक्यूल को किधर छोड़ दिया जाएगा, विद इन द सेल छोड़ दिया जाएगा। तो जितनी कैरियर प्रोटीन ज्यादा होंगी उतनी उस चीज की जो है वो ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, सेल के अंदर ग्लूकोज ने जाना है तो जितनी ज्यादा ग्लूकोज होगी, फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो गया तो सेल के पास जितनी प्रोटीन्स हैं अगर वो सारी की सारी फुली ऑक्युपाइड हो चुकी हैं तो नई ग्लूकोज नहीं जा पाएगी, अगली गुजरेगी फिर नहीं जाएगी, फिर अगली गुजरेगी फिर नहीं जाएगी, ठीक है। इस तरह से वो कहते हैं कि अगर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन को बढ़ा दिया जाए तो ग्लूकोज का इनटेक सेल के अंदर क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो ये था आपके पास कैरियर प्रोटीन के थ्रू या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। उसके बाद हमारे पास आता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की ना 2 तरीके से डेफिनेशन की जाती है। जो पुरानी हम कहते हैं कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल
movement of H2O water molecules from area of high concentration to area of low concentration through a semi permeable membrane। लफ्ज ये असल बताना था, सॉरी कॉल आ गई है मेरी। थ्रू अ सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन। ठीक हो गया कि वाटर के मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आ रहे हैं। इसको हम यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि लो सोल्यूट से हायर सोल्यूट की तरफ। इससे मुराद है लो सोल्यूट तो पानी ज्यादा है, हाई सोल्यूट तो पानी क्या है, कम है। तो ये दो डेफिनेशन जिसकी बनती हैं कि एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये आपके पास क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। बेटा जिस तरह से टर्गर प्रेशर बनता है वो ऑस्मोसिस है एक तरह से। क्यों? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में से वाटर गुजर कर जाता है। ठीक है, इसी तरह से प्लांट्स के अंदर जब एंडोडर्मस के पॉइंट पे आके सेल को सिम्प्लास्ट पाथवे लेना पड़ता है, यानी कि सेल को क्या करना पड़ता है, जो एपोप्लास्ट पाथवे या सेल वाल टू सेल वाल वो चल रहा होता है उसको छोड़कर सेल मेम्ब्रेन के अंदर से गुजर कर, सेल के अंदर से गुजर कर आगे जाइलम के पास जाना पड़ता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिम्प्लास्ट पाथवे बोलते हैं। इसका मतलब है कि वहां पर क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम मेम्ब्रेन बना लेते हैं, यहां पर हमारे पास H2O वाटर का पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है, और सोल्यूट क्या है, कम है। और दूसरी साइड पर क्या है, वाटर डियर स्टूडेंट्स कम है और सोल्यूट क्या है, ज्यादा। तो पानी यहां से जहां जाएगा थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इसमें ना टॉनिसिटी का बड़ा ही कॉन्सेप्ट है। व्हाट इज टॉनिसिटी? टॉनिसिटी बेसिकली सोल्यूट की कंसंट्रेशन एक सॉल्यूशन के अंदर कितनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आइसोटोनिक, जहां पर सोल्यूट बराबर होता है सॉल्वेंट के, इनकी कंसंट्रेशन बराबर होती है, तो ये चीज कहलाती है आइसोटोनिक। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाइपोटोनिक, सोल्यूट जो है वो कम और जो आपके पास सॉल्वेंट है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। हाइपरटोनिक में क्या होगा, सोल्यूट जो होगा वो ज्यादा और सॉल्वेंट क्या होगा प्यारे बच्चों, कम होगा। तो इसी की बेस पर ये टोनिसिटी का जो जो प्रोसेस है उसको हम डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक हो गया। उसके बाद ये सेल्स के अंदर होता है प्यारे बच्चों के, हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट है। फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी बात करते हैं तो जो हमारे लिए ओशन है, सी है, वो हमारे लिए हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट है क्योंकि उसके अंदर साल्ट बहुत ज़्यादा होता है। हाइपोटोनिक कौन सा है, जो फ्रेश वाटर है। ठीक है, उसमें फ्रेश वाटर फिश भी आ जाती हैं, जैसे इसी तरह से मैरीन वाटर फिश आ जाती हैं। ये आप आगे अगले आने वाले चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ। ऑस्मोसिस को उल्टा कर दो। ठीक है, इसमें क्या है कि हाई सोल्यूट से, ठीक है, हाई सोल्यूट से किधर भेज रहे हैं, लो सोल्यूट। अब ये पानी के जो प्रिंसिपल है उसके अगेंस्ट आप काम कर रहे हैं। एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, यहां पर वाटर लो है, यहां पर वाटर क्या है, ज्यादा है। तो इस तरह से वाटर को फिर एक्टिवली जब भी ये किया जाएगा तो इसके लिए आपको एनर्जी चाहिए होगी, ये एक्टिवली प्रोसेस किया जाता है। और आरओ जो होता है ये वाटर ट्रीटमेंट, आप कह सकते हैं कि वाटर फिल्ट्रेशन जो है ना उसके प्रोसेस में इस्तेमाल किया जाता है और वाटर को फिल्टर किया जाता है। और बड़े बड़े आरओ स्टेशंस हैं, ये जो आप मिनरल वाटर पीते हैं प्यारे बच्चों, वो इसी फिनोमिनन के थ्रू जो है वो फिल्टर किया जाता है। इसमें मेम्ब्रेन्स के फिल्टर्स यूज किए जाते हैं और फिर उनको पुश करके प्रेशर की मदद से वाटर को क्या किया जाता है, फिल्टर किया जाता है। तो ये अगेंस्ट है किसके, ऑस्मोसिस के। इसी वजह से हम इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ये प्यारे बच्चों था ऑल अबाउट मैकेनिज्म ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ऊपर। आज थोड़ा टाइम कम था इसलिए मैंने स्पीडली पढ़ाया है। सो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।